बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इसोफेगस की डेवलपमेंट कंप्लीट की थी विद इट्स क्लिनिकल्स। आज हम पढ़ेंगे स्टमक की डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में सारी स्टमक की डेवलपमेंट एक्सप्लेन हुई है। सबसे पहले क्या होता है, ड्यूरिंग 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट डिस्टल पार्ट ऑफ फोरगट से एक इनलार्जमेंट निकलती है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ, जब हमने इसोफेगस की डेवलपमेंट पढ़ी थी तो हमने कहा था कि एक प्रोलोंगेशन होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे अल्टीमेटली इसोफेगस डेवलप हो जाता है। वैसे तो ये सारी ट्यूब जो सी है ये फोर गट की है, ठीक है, जिससे हमारे डिफरेंट जीआईटी के पार्ट्स ने डेवलप होने हैं। अब जो इस फोर गट का ऊपर वाला पार्ट था उससे तो सारा इसोफेगस डेवलप हो चुका है। अब वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो फोर गट की सारी ट्यूब थी इसका जो डिस्टल पार्ट होता है ये इनलार्ज करता है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट था उससे इसोफेगस डेवलप हो गया। अब जो नीचे वाला इसका डिस्टल पार्ट है वो उसकी इनलार्जमेंट हुई है। अब जब इनलार्जमेंट होगी तो यहाँ पे फ्यूजीफॉर्म डायलेशन अपीयर होगी। फ्यूजीफॉर्म होती है जिसके दोनों एंड्स इस तरह से टैपर्ड हुए होते हैं, जिस तरह से स्मूथ मसल की शेप होती है। तो ऊपर से इस तरह से पूरी फोरगट की ट्यूब आ रही थी, उसके बाद नीचे वाला इसका पोर्शन डायलेट होकर इस तरह से फ्यूजीफॉर्म सी डायलेटेशन इसमें अपीयर हो जाएगी। ड्यूरिंग 5th एंड 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट अब इसकी लेफ्ट साइड होगी डायलेटेशन की और राइट साइड होगी। इसको इस तरह 2D में समझने की बजाय आप इसको कंसिडर करें इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास समझ लें ये डिस्टल पार्ट है फोरगट का, और इसके बाद ऊपर वाला पार्ट था वो इसोफेगस बन चुका था। अब नीचे वाला जो पार्ट है ये इस तरह से डायलेटेशन की फॉर्म में अपीयर हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप इसको इस तरह से कंसिडर करें। इसकी कितनी साइड्स होंगी, अगर मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा है तो ये हो गई उसकी राइट सरफेस, ये हो गई उसकी लेफ्ट सरफेस, ये जहाँ पे ये लिखा हुआ है डॉलर मार्कर, ये हो गई इसकी लेफ्ट सरफेस, इसके ऑपोजिट राइट सरफेस, ये पीछे होगा इसका डोर्सल बॉर्डर और ये होगा इसका वेंट्रल बॉर्डर, ठीक है। इस तरह से डायलेटेशन अपीयर हो गई जिसके 2 सरफेसेस हैं और 2 बॉर्डर्स हैं। अब आपने याद रखना है कि जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है ना ये इसकी लेफ्ट सरफेस है, और ये जो मार्कर की कैप की प्रोलोंगेशन है ना ये डोर्सल बॉर्डर है। अब ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये होता है कि जो इसका डोर्सल बॉर्डर होता है वो एज़ कम्पेयर टू वेंट्रल बॉर्डर ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है, जिसकी वजह से पीछे वाला जो बॉर्डर है वो इनलार्ज हो जाता है लेंथ में एज़ कम्पेयर टू इट्स वेंट्रल बॉर्डर। तो ये पीछे वाला बॉर्डर है इसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। आगे वाला जो छोटा रह गया इसका वेंट्रल बॉर्डर ये बन गया लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। इतना सा काम होने के बाद अब रोटेशन स्टार्ट होनी है, क्योंकि अगर आप एडल्ट स्टमक देखें, एडल्ट स्टमक इस तरह से होता है, इस तरह से। तो एडल्ट स्टमक में तो जो ग्रेटर कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड पे है और जो लेसर कर्वेचर है वो राइट साइड पे है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट देख रहे हैं तो इस तरह से, तो हमारा ग्रेटर कर्वेचर पोस्टीरियरली होता है, लेकिन असूलन जो ग्रेटर कर्वेचर है उसको लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो इस सारी कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारी बॉडी में 2 तरह की रोटेशन होती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ। सबसे पहली जो रोटेशन होती है उसमें ये होता है कि जो स्टमक होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करता है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये हमारे पास लेफ्ट सरफेस थी, ये राइट सरफेस थी, ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये लेसर कर्वेचर है। अब जब ये रोटेट करेगा 90 डिग्री के एंगल पे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। मैं दोबारा शो करूँ, अगर यहाँ पे मैंने फिंगर रखी है जो लेफ्ट सरफेस थी और ये पीछे ग्रेटर कर्वेचर है, जब ये 90 डिग्री के एंगल पे इस तरह से रोटेट करेगा तो ये देखें ग्रेटर कर्वेचर आ जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड पे, और जो लेसर कर्वेचर था वो आ गया हमारी राइट साइड पे, जिस तरह से बिल्कुल एडल्ट स्टमक में होता है। अब इसमें आप सरफेसिस को देखें, इस तरह से था बिफोर रोटेशन, जब रोटेशन होगी इस तरह से रोटेशन हुई है तो ये जो लेफ्ट सरफेस है ये एंटीरियरली आ गई है और जो राइट सरफेस है वो पोस्टीरियरली चली गई है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेटर कर्वेचर आ गया लेफ्ट साइड पे और लेसर कर्वेचर आ चुका है राइट साइड पे। अब ये हमारे पास जो ग्रेटर कर्वेचर लेसर कर्वेचर है वो तो आ गए अपनी असली पोजीशंस पे, लेकिन अब इस स्टमक कुछ इस तरह से है, ठीक है, एलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है। लेकिन हमारी बॉडी में तो वर्टिकली प्लेस नहीं होता स्टमक, एडल्ट बॉडी में तो स्टमक जो होता है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है। तो इसकी इस पोजीशन को करेक्ट करने के लिए फिर बॉडी जो सी होती है ये अलोंग एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस रोटेशन शो करती है, और वो रोटेशन इस तरह से होती है कि अभी स्टमक वर्टिकल पोजीशन में है बॉडी में, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाने के लिए जो इसका क्रेनियल एंड होता है वो मूव करता है डाउनवर्ड इस तरह से, और इसका जो कॉर्डल एंड होता है वो मूव करता है अपवर्ड, जिसकी वजह से इसकी जो वर्टिकल पोजीशन होती है वो चेंज होकर इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन बन जाती है। इस तरह से जो स्टमक का होता है फाइनल जो इसकी पोजीशन होती है बॉडी में वो अटेन होती है।
अब एक बात यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि देखें, हमने कहा था बिफोर रोटेशन ग्रेटर कर्वेचर पीछे की तरफ था, लेसर कर्वेचर आगे की तरफ था, जिसके ऊपर ये प्रिंट लगा हुआ है ये लेफ्ट सरफेस थी और इसके ऑपोजिट राइट सरफेस थी। अब बिफोर रोटेशन यहाँ पे लेफ्ट सरफेस को सप्लाई कर रही होती है लेफ्ट वेगस नर्व, राइट सरफेस को सप्लाई कर रही होती है राइट वेगस नर्व। लेकिन जब रोटेशन हो जाती है, इस तरह से रोटेशन होती है, तो अब ये जो लेफ्ट सरफेस थी ये देखें आफ्टर रोटेशन इस तरह से एंटीरियरली आ गई है, तो जो लेफ्ट सरफेस है वो बन गई एंटीरियर सरफेस, लेकिन यहाँ पे नर्व तो वही है ना, लेफ्ट वेगस नर्व। इसी वजह से हम कहते हैं कि एडल्ट स्टमक में जो एंटीरियर सरफेस होती है उसको लेफ्ट वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है, और जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है जो बिफोर रोटेशन राइट सरफेस थी उसको राइट वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है, क्योंकि नर्व्स के नाम हमने उन्हीं सरफेसिस के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं जो बिफोर रोटेशन थी। तो बिफोर रोटेशन लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेगस नर्व थी, राइट साइड पे राइट वेगस नर्व थी। आफ्टर रोटेशन यही वाली लेफ्ट सरफेस जब एंटीरियर सरफेस बन जाएगी तो हम कहेंगे कि एडल्ट स्टमक में एंटीरियर सरफेस को लेफ्ट वेगस नर्व सप्लाई करती है और पोस्टीरियर सरफेस को राइट वेगस नर्व सप्लाई करती है।